गाइस, गुड मॉर्निंग आई लव यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की 8th क्लास की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 कवर करूँगी। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, वो ख़त्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट उस पर एनसीईआरटी पे शिफ्ट होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही, और उससे सबसे पहले जो है आपका ये बेस बनाती है। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंस अगर देख ली जाए तो सभी जितने भी टॉपर्स हैं सभी प्रेफर करते हैं एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। और फर्स्ट टाइम एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब हम जैसे डायरेक्टली हम, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी और जो है पीसीएस की जर्नी, सॉरी यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं तो उसकी जर्नी थोड़ा सा लॉन्ग होती है, यानी 1 ईयर तो इसको जो है बिफोर एग्ज़ाम देना होता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम में स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक 1 ईयर देना होता है। तो ये 2 ईयर्स की जर्नी तो मिनिमम है। उसके बाद ही किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता है, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी देते हैं, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी लाती है आपकी बॉडी में, यानी कि आपको थोड़ा सा माइंड भी फ्लेक्सिबल करती है कि बहुत ज़्यादा हमको कैसे रहना है, कि हर इतना स्ट्रिक्ट अपने को जो है नहीं रखना है, कैसे पढ़ना, वो सारी चीज़ें बनाती है। तो एनसीईआरटीज़ का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमको सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग लाती है, उसके बाद थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी लाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल आप देखेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी तो आपको लगेगा कि इसे तो हमने कब का पढ़ के छोड़ दिया, 8th क्लास की है जो है। तो यानी 6th क्लास से कुछ बुक्स को हम 6th क्लास से भी प्रेफर करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो है सभी कोई बिगनर्स को लगता है कि ये क्लास की एनसीईआरटी से क्या होता है, हमको तो रेफरल बुक पढ़नी है, मोटी मोटी बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा सा एग्जाम है। तो माइंड में सबके ये एक इमेज बनी होती है, लेकिन वो एक मिथ है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ प्रेफर करते हैं इसलिए ताकि जो है आपका बेस बन सके, आप छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझ सके, स्टोरी समझ सके। आपने 8th क्लास की एनसीईआरटीज़ मीन्स 8th क्लास की बुक्स पढ़ी होंगी श्योर, बट उसका ये इम्पैक्ट होता है कि उस टाइम में आप जब 8th क्लास में थे उस बेसिस पे पढ़ा था आपने, तो इसलिए आपको उन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है प्रॉपर। आपने उनको फोकस नहीं किया, सिर्फ उनको एक क्लास में एक तरीके से दूसरे क्लास में शिफ्ट होने के लिए ही पढ़ा है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसमें छोटी सी बुक्स में, यानी छोटी सी क्लास की जो पतली सी बुक्स है उसमें बहुत सारी नॉलेजेस हैं, जो कि आपको एक यानी कि एनसीईआरटी की बुक यहाँ प्रिपरेशन लेके इंटरव्यू तक आपको कवर करेंगी। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैं अभी प्रेफर करूँगी या सजेस्टेड एंड एक तरीके से इम्पोज करना हुआ कि एनसीईआरटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी बिगनर्स हैं उसको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और वैसे भी आपने सुना होगा जैसे कि रवि सिहाग सर ने कहा कि मैं ड्यूरिंग प्रीलिम्स मैं सारी एनसीईआरटीज़ को फिर से जो है देखता था, तो वो सारी चीज़ें यानी कि रिवीजन करता था। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके और फ़ायदे ये हैं कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहले से आपको इंटरेस्ट लाना होता है ना, तो क्योंकि आपको मिनिमम 5 आवर्स डेली का देना होता है। मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं, तब भी आपका मैक्सिमम मिनिमम मिला करके एवरेज 8 आवर्स डेली का होना चाहिए मंथली। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। तो एनसीईआरटीज़ ये होता है कि आपका थोड़ा सा बेस स्टार्ट करती है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटी स्टोरीज होती है, तो आपको और बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। तो आपके मन में एक तरीके से मोटिवेशन जनरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने फ़ायदे के बारे में बता दिया, और चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई इस पर। तो जैसा कि इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म को कवर किया है, उसके बाद हाई डू वी नीड यानी पार्लियामेंट के अबाउट भी कवर किया है, अंडरस्टैंडिंग लॉज, जजुडिशरी, अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। आज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज़, इसको कवर करने के बाद हम नेक्स्ट उस पर शिफ्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पर भी। तो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन क्या है, इस पर हम बात कर लें। तो यानी इसके पहले तो हमने मार्जिनलाइजेशन पे बात की थी कि हाशियाकरण, यानी कि यहाँ इसका मतलब होता है हाशियाकरण। हाशियाकरण का मतलब आपने सिकल देखी है, जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने प्रॉपरली सिकल देखी होगी। ये है कि अर्बन एरिया में थोड़ा सिकल का कोई यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे करके होता है। तो उसमें यानी कि इस तरीके से एक लोहे का होता है, आयरन का, ऐसे रॉड टाइप से कुछ से सर्कल टाइप से होता है, बिल्कुल पतला सा किनारा, इतना ही चौड़ा टोटल होता है। उसमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ब्लेड टाइप से होता है, मतलब जो कि काटने के में काम आता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे इतना बड़ा सा लोहा काट करके इसको बना दिया जाता है। उसी तरीके से जो है हाशियाकरण मतलब कोई भी कम्युनिटी बॉडी कम्युनिटी हो, यानी जैसे वीमेन मैन कोई भी हो, उसको इतनी दूर में फैलने से जो है इतना सिकोड़ करके इतनी दूर में फैला दिया जाए, ये हो गया हाशियाकरण। तो इसमें हम बात करते हैं
तो जैसे इससे पहले भी हमने मार्जिनलाइजेशन पे ही बात किया था, उसमें प्रॉपर एक ये मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी सारी कम्युनिटीज़ की बात की थी कि मार्जिनलाइजेशन कैसे हुआ, उनका क्या कंडीशंस हैं, उस पर बात की थी। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लें तो रिलीजियस सोलस आर्म्ड स्ट्रगल सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देयर अपीयर्स टू बी नो वन वे ऑफ द डूइंग थिंग्स। यानी मार्जिनलाइजेशन यानी किसी को हाशिया बुलाने के ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। एक तो रिलीजियसनेस होता है, यानी कि अगर कुछ होता है किसी कम्युनिटी में, यानी कोई कम्युनिटी डोमिनेटेड होती है, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस डोमिनेटेड होता है किसी सोसाइटी में, और जो उसमें थोड़ा सा मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ कम्युनिटी की होती है रिलीजियस की, तो धीरे 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 सिमट के एक साइड हो जाता है। उसके साथ हम बात करें आर्म स्ट्रगल, यानी कि कुछ उसमें यानी कि कुछ वो एक तरीके से मिलिटेंसी हो, इंसर्जेंसी हो, आप कहेंगे बहुत बड़े वर्ड्स है, यानी कि कुछ उसमें रियॉट्स हो रहे हों, लोगों का प्रोटेस्ट अगेंस्ट हो, यानी कि एक तरीके से वायलेंस क्रिएट हो, तो वो सारी चीज़ें कवर करता है। यानी कि वो भी मार्जिनलाइजेशन के सिस्टम में, यानी कि लोगों के अंदर एक सोसाइटी के अंदर फियर क्रिएट कर देता है, तो जिसकी वजह से जो है लोग डर के अरे यानी किसी चीज़ पे अपोज नहीं करते, बोलते नहीं, तो एक तरीके से वो पूरा मॉडर्नाइजेशन हो जाता है उनका। उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन अगर नहीं है लोगों में, यानी अपने आप का इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो वो भी मार्जिनलाइजेशन में प्रमोट करती हैं। उसके आगे हम बात कर ले तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, तो वो भी यानी कि आपने देखा पावर्टी बहुत जल्दी यानी कि लोगों का बिल्कुल स्टेटस ही चेंज कर देती है, तो इनसे तो इस तरीके से हमने बात की। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स एक तरीके से आप याद कर लीजिए, यानी कि मार्जिनलाइजेशन के फैक्टर यानी सोसाइटी में कवर हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी कवर होता है, तो फैक्टर के उसमें यूज़ कर सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं। उसके आगे हम बात कर लें, इसके पहले हमने चैप्टर में जो है भी पढ़ लिया था, और हम पढ़ेंगे आदिवासी दलित मुस्लिम वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोसेस इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। यानी कि अगर इंडिया हो या अदर कंट्रीज भी इस टाइम तो मैक्सिमम कंट्रीज सारी डेमोक्रेटिक हैं, यानी कि यहाँ तक कि आप चाइना को देखेंगे, चाइना में भी इतनी बड़ी सी कंट्री है, वो भी यहाँ एक तरीके से कम्युनिज्म है, बट वहाँ पर अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, बल्कि रियल जबकि आपको देखेंगे बहुत चीज़ें उसमें इतना कंप्रोमाइज्ड है तो वो सारी चीज़ें, लेकिन उसे अभी भी उस वहाँ के यानी कि वहाँ पर्टिकुलर वहाँ प्रेसिडेंट कहेंगे कि ऑलवेज डेमोक्रेटिक चाइना, यानी रिपब्लिक चाइना कहा ही जाता है उसको, तो इस तरीके से वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको इक्वल राइट्स होता है सब चीज़ में, यानी कि इक्वल राइट्स यानी कि अगर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों पर हमने बात की, थोड़ा सा हम उस पर फैक्टर्स बात कर ले। इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, उसके साथ थोड़ा सा मैं बताऊँ तो फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमको पर्टिकुलरली एक तरीके से नेचुरल राइट्स से अगर उनका किया जाए तो कंपेयर तो बहुत कम है, यानी नेचुरल राइट्स में भी हमको मिल जाने की एक तरीके से अधिकार मिला हुआ है, जो है नेचुरल राइट्स मिला हुआ है, एक अधिकार है जिसको हम कहते नहीं कि मम्मी पापा का जो प्यार है वो हमें नेचुरल है, वो यानी नेचुरल राइट्स है, उस पर कोई और क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे मम्मी पापा पर्सनल मेरे पेरेंट्स हैं तो उन पे दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता, यानी मैं पर्सनल मेरे सिबलिंग्स इंस्टेड माय सिबलिंग्स एक्सेप्शन है, यानी सिबलिंग्स होंगे तो वो तो उनके तो मम्मी पापा मेरे पेरेंट मम्मी पापा सेम ही होंगे, तो उनके प्यार पे और कोई अदर क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये तुम्हें नहीं मुझे करेंगे, तो ऐसा करके तो उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स है वो कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि सबके अधिकारों की रक्षा करना है, तो उसमें अधिकार के में है जैसे आर्टिकल 14 से लेकर के एक तरीके से उसे 12 से लिया जाता है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, बट उसमें जो मेजरली है उसमें 35 मेजरली है वो 14 to 32 तक है, यानी 14 से लेकर के 32 तक मेजरली हमारे पर्सनल राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि अपार्ट थोड़ा सा ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स से स्पेसिफिक भी हैं, वो हम सारी रेफरल बुक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी से अवेयर होना चाहिए क्योंकि ये 8th क्लास की एनसीईआरटीज़ है, तो इसमें इतना ब्रीफ नहीं है, हम थोड़ा सा यानी कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया गया, थर्ड पार्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। अब पार्ट 3 का मतलब एक तरीके से जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कंटेंट बताया जो बुक में कौन कौन से जो कॉन्टेक्स्ट पेज वो हैं, तो उसी तरीके से
उसमें भी चैप्टर वाइज, इसको चैप्टर कहा जाता है, उसी तरीके से उसमें भी चैप्टर वाइज बटे हुए हैं उसमें पार्ट, तो उसी को थर्ड पार्ट कहा गया है फंडामेंटल राइट्स में, जो कि करंट में 25 पार्ट्स हैं। रियली तो उसमें देखा जाए 22 ही हैं, लेकिन उसके सब क्लास मिला करके 25 हैं। तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात कर लें, द राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली, यानी इंडियंस को इक्वल राइट्स, यानी कि जितने मैंने आपको वो राइट्स बताए इक्वलिटी का राइट्स है, यानी कि सभी पर्सन समान है इंडिया में, यानी इनको किसी भी चीज़ में जेंडर के बेसिस पे भी नहीं उनको, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 ही कहता है, उसके बाद 15 कहता है सबको, सॉरी 15 कहता है यानी जो भी हम पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 कहता है कि सबको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ जो भी इंडिया में दी जाती हैं वो सबको जो है उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो क्या कह सकते हैं इक्वलिटी है। उसके बाद 17 कहता है अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करते, यानी कि जैसे कास्टिज्म में आपने देखा है कास्ट के बेस्ड पे हम इनइक्वलिटी यानी अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं कि ये इधर इस कास्ट का है तो उस कास्ट को हम पर्टिकुलर किसी कास्ट बिलोंग उसे बेस्ड पे हम टच नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये बिलोंग करता है। 8th जो 18th है वो हमें कहता है कि जो टाइटल्स उसे रोकता है, यानी कि बहुत से लोग पहले राजा, वो बहुत सारे टाइटल्स मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है कि राजा धीराज महाराज इस तरीके से वो टाइटल्स जो रखते थे अपने आप से ले वज्यूम करते थे, वो सारी टाइटल्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स हमें इक्वलिटी बताते हैं। तो उसके बाद जो है जीव स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है 19 टू लेकर के 22 तक है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हमें बताते हैं फ्रीडम, यानी कि आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम देता है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी आप जो है जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आपको बोलने का भी राइट्स देता है, उसके साथ आपको असेंबली यानी असेंबल करने का राइट्स देता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी यानी इक्वलिटी यानी इक्वल दी गई हैं पूरे इंडियंस को, कोई किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो कुछ डिस्क्रिप्शन एक्सेप्शन हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। उसके साथ हम बात करें तो कुछ, हाँ ये भी मैं कहूँगी कि जो आर्टिकल जो राइट्स हैं ये दो तरीके से हैं। एक तो राइट में कहा जाता है यानी कुछ राइट्स होते हैं वो पर्टिकुलर इंडियंस के लिए ही हैं, उसमें कोई जो है कोई और अदर फॉरेनर क्लेम नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर इंडियन बेस्ड है, कुछ है फॉरेनर के लिए भी और इंडियंस दोनों के लिए हैं। तो इसमें जैसे आर्टिकल 4 उसमें आ जाता है 15 और 16 आ जाता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर फिर उसके साथ साथ आ जाता है हमारा 19 आ जाता है, उसके बाद 29 30 आ जाता है। ये इतने राइट्स है जो कि इंडियंस को पर्टिकुलरली मिले हैं, इसमें कोई फॉरेनर क्लेम नहीं कर सकता है अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो। लेकिन इसमें है तो ये बाकी जितने रिमेनिंग राइट्स हैं 14 17 18 ये सारी जो राइट्स हैं जितने भी बाकी सबको मिले हुए हैं, फॉरेनर्स को भी, यानी फॉरेनर बेस्ड पे कोई क्लेम कोई भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, वो तो पर्टिकुलर हम टॉपिक पे बात करेंगे उस पर। तो यहाँ करें दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस, क्योंकि मैंने आपको बताया इक्वली यानी सबके लिए बराबर है। एज फार द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स ऑन 2 वेज, यानी 2 तरीके से राइट्स दिए जाते हैं। बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो इंसिस्ट किया जाता है वहाँ बात करें तो फर्स्ट में दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम, यानी कि कुछ तो होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसी के साथ अनजस्टिस होता है तो वहाँ पर। और उसके बाद सेकेंड में बात करें दे हैव इंसिस्टेड द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, यानी कि कुछ जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो इंसिस्ट किया जाता है, यानी कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है यानी गलत होता है तो कुछ लोगों को लॉज को फॉलो करने के लिए इंजस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंस्टेंस यानी उदाहरण में देख लें तो स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो राइट्स हैं उनका कुछ पर्पस है, यानी कि राइट्स तो सभी के लिए इक्वल है लेकिन कुछ लोगों के लिए वो राइट्स, यानी कि कोई जैसे गवर्नमेंट लॉज बनाता है तो वो जो भी लॉज हैं वो सबके लिए पर्टिकुलरली सब यानी इंडियंस के ऊपर इक्वली फॉलो होंगे, लेकिन उसका रीज़न ये होता है कि कुछ लोग उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सारे लॉज को भी प्रोहिबिट करता है। तो आगे हम थोड़ा सा बात कर ले, जैसे कि आर्टिकल 17 है, यहाँ पर हम बात कर ले जो कि अनटचेबिलिटी का है, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी पे। तो उसके आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड,
यानी अबॉलिश कर दिया गया है, यानी ये अनटचेबिलिटी नहीं होगी इंडिया में। कोई भी कास्ट बेस्ड, किसी जेंडर बेस्ड, किसी भी बेस पे ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा या तुम मुझे टच नहीं करना। वो अपना पर्टिकुलर है कि मुझे नहीं करना है, कि यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना, वो अलग बातें हैं। लेकिन टच करने का अनटचेबिलिटी यानी कि उसकी कास्ट बेस्ड उसको ये कहने लगते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। छुआछूत जिसको आप कहते हैं। So what means that no one can henceforth prevent Dalits from the educating themselves, entering temples, using public facilities, जो कि मैंने आपको बताया कि यानी कि कोई भी प्राइवेट यानी जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, जो दलित यानी जो लोअर क्लास से पीपल बिलोंग करते थे उनको मंदिर में जाना प्रोहिबिटेड था, उनको पब्लिक प्लेसेस पे जाना प्रोहिबिटेड था। तो ये सारी चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्टिकुलरली प्रॉपरली रोकता है। अगर कोई किसी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो आर्टिकल 32 के तहत सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ऐसा हुआ है। उसके आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो इट आल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं होती, यानी कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो वो एक तरीके से डेमोक्रेसी, यानी कहते ही है डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी रूल जो होता है वो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन होता है, लोगों पर ही एक तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ डेमोक्रेसी यानी सबको अपना बोलने का अधिकार है, सब बोल सकते हैं। कोई जिस मतलब ये है कि उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि लगाई जाती हैं। जैसे कि आप बोलने का मतलब ये भी नहीं कि आप इतना बोल दें, किसी के अगेंस्ट बोल दें, या नेशनल इंटरेस्ट है यानी कि हम अपने कंट्री के अगेंस्ट ही बोल लेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलना है। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम नाउ, यानी कि एक तरीके से एक क्रिमिनल के कैटेगरी में रखा जाता है अनटचेबिलिटी को, जो भी एक्सेप्ट करता है यानी कि जो फॉलो करता है। आगे थोड़ा सा बात कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देता है, जो मैंने मजबूती प्रदान करता है, यानी कि मैंने आपको बताया ही। उसके आगे बात कर ले तो फॉर एग्जांपल है आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के रेस कास्ट या और सेक्स और प्लेस बर्थ, यानी इन बेसिस पे किसी भी इंडियंस को जो है उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर वो किसी भी यानी कि कोई भी जेंडर हो, उसके बेस पे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई भी कलर उसका हो, रेस का मतलब वही कलर पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो वो आपने देखा वो वाइट थे, इंडियन को ब्लैक कहा गया, तो इस बेस पे हम कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उनका रिलीजन क्या, इस बेस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम, या किस जो है उससे मतलब इंडिया के किस कोने से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ों पे उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो पर्टिकुलरली इंडियंस हैं तो उनके जो भी रूल्स लॉज हैं वो सबके लिए इक्वल होंगे। हाँ, कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन मैं यहाँ कहूँगी, जैसे कि एक्सेप्शन में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं वो दूसरे स्टेट्स के लोगों को अलाउड नहीं करते हैं, यानी जॉब्स में तो अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, उसमें 16 में है आर्टिकल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें तो है। लेकिन ये नहीं है कि वो किसी भी कंट्री से बिलोंग मतलब किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है उसके लिए यहाँ आएगा तो सेम रूल्स होंगे जैसा कि उसके स्टेट्स में है। बस डिफरेंस ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पर्टिकुलरली रूल्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ भी वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। यहाँ के रूल्स उसके लिए यहाँ होंगे और वहाँ के रूल्स वहाँ होंगे। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो दलित टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम, यानी दलित इक्वलिटी चाहते हैं जिससे उन्हें मना किया जाता है। यानी कि बेसिकली किसी को भी है, बेसिकली जैसे बताऊँ आपको जनरली कि गर्ल्स को होता है ना कि कुछ चीज़ों में रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें मन में और आती कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो उसी तरीके से जो है तो हर पर्सन को इक्वलिटी चाहिए, यानी दलित जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो अगर उनको रोका जाता है तो वो भी इक्वलिटी चाहते हैं, उनके मन में भी आज सारी चीज़ें में व्हाई नॉट, तो उनके लिए तो जो है वही क्यों है, तो उनको लगता है कि मुझे भी इक्वलिटी चाहिए, तो वो रियलिटी है। जैसे कि ये पोयम कहती है चोखा मेला, एक आपने स्टोरी सुनी होगी चोखा मेला की, तो वो एक महार कास्ट से बिलोंग करते थे जो कि सेम कास्ट एज लाइक बी आर अम्बेडकर, तो उनके लिए कहा जाता है कि यानी कि उन्होंने कुछ एक पोएम टाइप्स लिखा है, तो उसका मैं प्रॉपर्ली बता देती हूँ कि जो कहते हैं कि अनक्लीन बॉडी है ये, जो उसके साथ इनका यानी कि इनकी अनक्लीन बॉडी है लेकिन हमारा सोल तो सेम ही है ना, यानी कि सोल तो क्लीन और अनक्लीन नहीं होता है। इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज बर्न विद इन द बॉडी, यानी कि जो कहते हैं कि सोल तो भले मैं कहता हूँ कि सोल पवित्र है वो कहते हैं, लेकिन तुम इस अनक्लीन बॉडी के साथ पैदा हुए हो,
तो ये सारी चीज़ें इसमें कहते हैं। तो नॉट अ क्रिएचर हैज़ बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन अ ब्लडी वूम्ब, यानी कि सारी चीज़ें फिर गॉड को कुछ लोगों का होता है ना कि कहते हैं कि ब्लड तो हमारा सेम है, सिर्फ कास्ट से क्या मतलब है, लेकिन कुछ लोगों का होता मानना है कि कास्ट थी तो सब कुछ है एक तरीके से। तुम उस कास्ट में जो है अगर प्रॉपरली वो तुम्हारा बर्थ हुआ है तो तुम उस कास्ट के बेस पे तुम्हारी बॉडी अनक्लीन्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं अब। तो therefore दलित कैन इन्वोक इन ड्रॉ ऑन फंडामेंटल राइट्स in situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community, यानी किसी के साथ थोड़ा सा मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, यानी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको उनके साथ बैड ट्रीट होता है तो उनको मतलब बहुत अपने से ही अगर लगता है बेसिकली। जैसे जनरली आपने देखा कि सबरीमाला केस हुआ जो कि वहाँ पर वीमेंस का जाना अलाउड नहीं था, तो उसमें वीमेंस को लग रहा था आई एम नॉट कि ये गर्ल्स के साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, क्या गर्ल्स ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मन में उठती है, तो एक तरीके से वो हमारा वायलेशन करता है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वलिटी का, या आर्टिकल 15 कह सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी, यानी पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए मना कर रहा था। तो उस तरीके से एक बैड डिग्निटी इफेक्ट पड़ता है। आगे हम बात करें तो दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट अवॉइड बाय इट एंड डू जस्टिस टू देम, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको इक्वलिटी यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स उसके अगेंस्ट अगर कोई केस होता है तो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट हमको प्रॉपर एक जस्टिस देता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे सबरीमाला केस में आपने देखा कि उसमें वहाँ के जो महंत वगैरह थे तो उन्होंने कहा ऐसा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर दिया कि क्यों गर्ल्स नहीं जा सकती, वो तो ह्यूमन का जो एक तरीके से ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या इक्वलिटी जो प्लेसेस पे जाने के लिए है वो आप वायलेट कर रहे हैं, तो उनको इक्वल दिया गया इक्वलिटी। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कि दिया है कि हैव बीन पार्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सबको इक्वल फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, यानी कि जो भी अपना धर्म है उसको इक्वल अपना प्रोफेस कर सकते हैं, उन पर कोई किसी भी पर्टिकुलर यानी कोई भी प्रोविजन नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में प्रोविजन होता है बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जैसे कि पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि 1829 से पहले जो सती प्रथा थी, सती सिस्टम था, तो एक तरीके से वो पर्टिकुलरली हिंदू वीमेंस में होता था, तो उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से एक राइट टू लाइफ का ही वायलेशन किया जा रहा था। और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट, सब अपना इक्वल अपना प्रोफेस कर सकते हैं, अपने कल्चरल राइट्स है, जो भी आप पर्टिकुलर कल्चर को से बिलोंग करते हैं आप उसे फॉलो करिए, उसके साथ जो भी आप पर्टिकुलरली जो रिलीजन बेस्ड एजुकेशन उसको भी आप प्रोफेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो बनारस है जहाँ पर बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पर जाने पे जो मतलब एक तरीके से ब्राह्मण को दिया जाता है, यानी कि वो अपना पढ़ते हैं, जो है उसके पंडित बनते हैं, जो शास्त्री बनते हैं ना वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें तो एक पर्टिकुलरली उसमें कोई भी रोक नहीं है। या फिर मदरसा जैसे ओपन किया जाता है तो पर्टिकुलरली वो भी एक कम्युनिटी बेस्ड होता है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट नहीं मना करती है। तो इन द केस ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कल्चरल एक तो वो तो कल्चरल से बिलोंग ही है, जो है ये सारी चीज़ें हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप लाइक द मुस्लिम एंड पारसीज हैव द राइट टू बी द गार्जियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व, यानी कि उनके भी कंटेंट को यानी कि प्रिजर्व किया जाता है। जैसे मुस्लिम में जो मदरसा है, पारसीज के लिए भी जो स्कूल्स हैं, उनमें भी गवर्नमेंट अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन उसे जो है प्रोटेक्ट करती है, यानी उसमें अपना जो है डायरेक्टली कोई इंटरफेयर नहीं करती है, डायरेक्टली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर भी नहीं करती है। आगे हम बात करें तो दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कल्चरल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ट्राइज टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स, यानी कि उनको कल्चरल ग्रुप्स को भी प्रमोट करती है, बिकॉज इसका मेन पर्पस होता है कि डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना है। तो गवर्नमेंट अगर कहीं फंड अलाउंस करती है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा किसी का मतलब वो नहीं होना चाहिए, और बेसिकली वो करती नहीं, किसी रिलीजियस बेस्ड कोई भी फंड रेज नहीं करती है, वो कम्युनिटी बेस्ड करती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मार्जिनल कम्युनिटी है उसके बेस पे वो भले ही गवर्नमेंट फंड रेज करती है। आगे हम बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस so that the cultural of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of the majority community, यानी कि कहीं कहीं होता है कि कुछ यानी कम्युनिटी डोमिनेट नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें प्रिजर्व करती है गवर्नमेंट के एक तरीके से उसकी ड्यूटी है। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, यानी जो मार्जिनल ग्रुप है उसके लिए कुछ लॉज भी हैं।
तो हम बात कर लें तो देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री, यानी कि कुछ लॉज और पॉलिसीज़ बनाई गई मार्जिनल ग्रुप्स के लिए। तो वहाँ बात करें तो देयर आर पॉलिसीज आर स्कीम दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सिटिंग अप अ कमेटी और बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे द गवर्नमेंट then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups, यानी वो स्पेसिफिक ग्रुप को इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है लॉज एंड ले आती, स्कीम्स ले आती, जैसे कि ट्राइब्स के लिए गुरुकुल स्कूल ऐसे कुछ करके उसने ओपन किया है, यानी कि वहाँ पर एक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट को, यानी कि जो ट्राइब्स पीपल हैं उनके लिए भी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अलॉट करवाती है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें, यानी उसका एक पर्पस है, गवर्नमेंट का प्रॉपर पर्पस में देखा जाए तो उसका वेलफेयर स्कीम्स वो एक तरीके से इशू करना, जिसके थ्रू जो कम्युनिटी है उसको जो है कम्युनिटी बेस्ड या होल इंडियंस को इक्वलिटी वाली फीलिंग्स आए। उसके साथ साथ जो है जो क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल्स होता है उसको प्ले करे, उसके साथ जो डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट बनने का जो हमारा प्रोसेस है वो हो, जो भी लोग बिल्कुल डिप्राइव्ड हों उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की यानी ड्यूटी है। और ड्यूटी होने का इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करती तो इंडिया में फिर इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। इनइक्वालिटी होगी तो ये सारे रियॉट्स होंगे, जैसे कि आपने पाकिस्तान में देखा है कि हमेशा वहाँ टर्मोइल क्रिएट रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में पीस एंड जो है शांति और पीस सिक्योरिटी सारी चीज़ें एक तरीके से प्रोहिबिट होंगी। तो यहाँ बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ले आती है, यानी कि जैसे कम्युनिटी बेस्ड ले आती है। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम ले आई थी जो है गवर्नमेंट, यानी कि उसमें जो एसटी कम्युनिटी के वीमेंस मैन हैं उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, ताकि वो कोई इंटरप्रेन्योर से, यानी कि कोई भी अपना बिजनेस पर्सनल इशू कर सके, लॉन्च करें और अपनी अर्निंग बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम प्रमोटिंग सोशल जस्टिस बात कर लेते हैं। सोशल जस्टिस है सोसाइटी के लिए जो जस्टिस है, न्याय क्या है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना कि कहते हैं यहाँ न्याय होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सोसाइटी में कैसे मेंटेन रहेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज और इन एरियाज दैट हैव अ हाई दलित पॉपुलेशन, यानी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हाई दलित पॉपुलेशन को भी मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी पर्सन के जहाँ इंटरेस्ट वो होते हैं, वहीं पर उनके माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है उनके तरीके से जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो एक्सप्लॉइट होता है। तो हम यहाँ बात करें तो फॉर एग्जांपल में, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज सो दैट दे कैन अवेल ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटीज़ दैट मे हैव नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटीज़, यानी कि उनको जो मैंने बताया कि आदिवासी के लिए जो, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके लिए पर्टिकुलर स्कूल ओपन करती हैं, यानी कि उनको एक अच्छा यानी क्वालिटेटिव वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती थी। ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कंक्रीट स्टेप्स आर टेकन टू इंड एंड इक्वलिटी इन द सिस्टम, यानी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करके एक तरीके से कंक्रीट कवर करती है, यानी जो एक तरीके से ये जो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बीच का जो गैप है ये फिल कर देती है, यानी कि जो एक तरीके से जो भी सक्षम है, जो कैपेबल पर्सन है वो तो सारा अपना मेंटेन वो अब स्वयं भी पढ़ेगा, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, उसको हेल्थ की इशू सारी चीज़ें वो फिट करेगा। बट जो एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, हैव लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें उसकी जो कम्युनिटी इस तरीके से बिल्कुल डिप्राइव्ड होगी, तो बीच में गवर्नमेंट आकर के ये कंक्रीट एक तरीके से फिल करेगी, जिसके थ्रू ये इनइक्वलिटी लूज होगी। ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करें तो वन सच लॉ पॉलिसी इज रिजर्वेशन पॉलिसी दैट बॉडी इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड पॉलिसी हाईली कंटेंशियस, यानी कि जो आपने देखा होगा कि ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कंटेंशियस बना हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा झगड़ालू तरीके से वो हेटेड क्रिएट करता है सोसाइटी में। तो आपके मन में भी, सबके मन में आता होगा कि वाई रिजर्वेशन, यानी कि जो है ये ऐसा ही क्यों, उन्हीं को क्यों दिया जाता है, ये सारी चीज़ें सबके मन में आती होंगी। तो लेकिन आप ये सब देख करके आप बाद में ये समझेंगे कि रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो रिजर्वेशन का एक मेन मकसद है कि यानी इक्वलिटी को इक्वल करना है, बैलेंस करना है, इक्वलिटी लाना है सोसाइटी में। तो यानी जो भी मार्जिनल ग्रुप्स होंगे, जो कि यानी कि जिनका, जैसे आपको बताया कि जो जंगलों में पड़े हुए बहुत से लोग अभी भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, जंगलों में तो है ही नहीं,
तो उनको अगर जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, अगर सपोज दैट वो क्लास में 14 मार्क्स लाते हैं, देन दैट अदर पर्सन 80 मार्क्स लाता है, तब भी उसको अगर जॉब मिलती है, तो एक तरीके से उनके मन में जो है प्रमोशन आते लगता है कि हाँ थोड़ा सा पढ़े, उनको मोटिवेशन आता है और पढ़ने का, तो इस तरीके से वो अपने सोसाइटी को और बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रिजर्वेशन में, और ये सारी चीज़ एजुकेशन में हो गई। और रिजर्वेशन यानी कि हाउसिंग प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आपके मन में आती होंगी कि भाई कमाता तो जो है एक तरीके से रिच पीपल है, और यानी कि देखा जाए तो लो बेनिफिट्स जो है लोअर क्लास को होता है, तो ऐसा इसीलिए वो इनइक्वालिटी को फिल करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो आगे बात कर लेते हैं लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द दलित आदिवासी, यानी कि उनके लिए सीट्स भी रिजर्व होती हैं। यानी कि आपने देखा है जैसे कि लोकसभा में देख लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 17 सीट्स इन यूपी में ही टोटल वो क्या कह सकते हैं, आई मीन टू से रिजर्व है, या फिर 84 सीट्स टोटल होल इंडिया में रिजर्वेशन है, यानी कि ST SC कम्युनिटी के लिए है। पर्टिकुलरली उस सीट पे ST ST कम्युनिटी जहाँ भी जो रिजर्व हों, वही पर्टिकुलर कम्युनिटी ही चुनाव में यानी वो हो सकती है, इलेक्ट हो सकती है। और इस टाइम तो देखा 33% का वीमेंस के लिए भी दे दिया गया है। 33% का अप्रॉक्सीमेटली 2029 से ही ये होगा, ये 26 में सेंसस होगा। इस सेंसस के बाद इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कुछ सीट्स होंगी वहाँ पर 33%, यानी कुछ यानी होल जितने भी यानी 552 सीट्स यानी 42 सीट्स पे जो है में से जो 33% होगा, वहाँ पर वीमेंस को ही जो है इलेक्शन में जो सीट यहाँ पर रिजर्व होगी, इतने सीट पे वीमेन ही चुनाव लड़ेंगी। और पर्टिकुलर जो जनरल सीट होगी उसमें सभी वीमेन और वीमेन सब चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। Where for centuries, sections of the population have been denied opportunities to learn and work in order to develop new skills, vacations, democratic government needs to step in the assist these sections, यानी ये सारी चीज़ें वो करती है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड जिसको SC ST आपने सुना होगा, तो वो उसके आगे हम बात कर ले बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड कास्ट, यानी कि इंडिया में देखा जाए तो ये सारी की कैटेगरी वाइज डिवाइड पीपल, उनके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। अगर यहाँ देखा जाए सबसे पहले जर्नल आ जाता है, फिर EWS में रखा जाता है, अब तो EWS कोटा भी बन गया है। उसके बाद जर्नल का फिर यहाँ पर SC आ जाती है, यहाँ सॉरी बैकवर्ड कम्युनिटी आती है, OBC जिसको कहा जाता है, फिर SC आती है, फिर एक नीचे और ST आती है। इस तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी दी गई, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है इस तरीके से बढ़ती है। जनरल के लिए हाईएस्ट होती है, उसके बाद उससे कम मार्क्स में EWS के लिए है, उससे कम मार्क्स OBC के लिए, उसके कम मार्क्स SC, उसके नीचे ST, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। थोड़ा यहाँ बतलाते हैं। तो हम यहाँ बात कर ले तो जो है रिजर्व सीट के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें दी ही जाती हैं। यहाँ थोड़ा बात कर लें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट लिस्ट, यानी वो लिस्ट में सारी कैटेगरी वाइज डिवाइड है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी। स्टूडेंट अप्लाइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड दोज अप्लाई फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट एंड ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ द कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट, यानी उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। जैसे कि जो है यानी कि जो EWS वाला है तो वो तो परमानेंटली नहीं है, लेकिन कास्ट OBC ST और SC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। OBC में भी क्रीमी लेयर हो गया जिनका एनुअली इनकम 8 लाख है, वो जिनकी फैमिली अबव, उनके लिए तो OWS से नहीं होता, उनको जनरल कास्ट कैटेगरी में रखा जाता है। उससे लोअर जिनका कम है उनके लिए वो जो है OWS में यानी रिजर्वेशन होता है, उसके बाद SC ST के लिए रिजर्वेशन मिलता है। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो देन कैंडिडेट फ्रॉम द कास्ट और ट्राइब कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, यानी कि जो है रिजर्वेशन का वो लोग एक तरीके से लाभ लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से हमारी इनइक्वालिटी का गैप क्रिएट जो है फिल होता है। अब थोड़ा सा यहाँ बात कर ले तो स्पेशली टू इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रोफेशनल, यानी एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन और जॉब के लिए रिजर्वेशन है। और जहाँ देखा जाए हर सोसाइटी में एक तरीके से इलेक्शन में भी इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। ये सारी चीज़ें होती हैं।
और जैसा कि आपने जो ग्लोबल सारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें भी प्रॉपर 33% का ST SC के लिए रिजर्वेशन सीट्स हैं, वीमेंस के लिए सीट्स हैं, उसके साथ साथ OBC के लिए भी सीट्स हैं। कुछ स्टेट्स में OBC के लिए सीट्स नहीं हैं, कुछ रिजर्वेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी किया था कि SC ST और वीमेंस के लिए मैंडेटरी होगा और OBC के लिए जो है वो वॉलंटरी होगा। तो वीमेंस के लिए भी रिजर्वेशन में बढ़ा, आपकी वॉलंटरी था कि आप कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 33% रिजर्वेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स ने 50% का अप्रॉक्सीमेटली रिजर्वेशन दिया है, ताकि वो इनइक्वालिटी, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको कम किया जा सके इस तरीके से। तो यहाँ कुछ कबीर के और बात की गई है, यानी कबीर ने कहा है कि वो क्या कहते हैं, एक तरीके से कबीर तो उनसे आपने सुना ही होगा इनका स्पिरिचुअलिज्म। इन्होंने जो भी अगर इनसे हिंदू कोई पूछता था किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो सीधे कहते थे कि मैं हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करता। अगर कोई मुस्लिम पूछता था, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते। तो ये सारी चीज़ें कबीर के उसमें कही भी गई हैं। आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। जो राइट जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके राइट्स का कैसे प्रोटेक्शन हो किया जाता है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी इनके लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं कंट्री में, जो कि इनके राइट्स को जो है वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एक स्टोरी के थ्रू इसे समझाया गया, उसी पे मैं आपसे बात करूँगी और यानी बताऊँगी, तो आप समझ जाएंगे। यानी कि एक जैसे एक गांव है, उसमें जगमालगुर गांव, यानी कि एक तरीके से विलेज का नाम है बेसिकली, देख सकते हैं। गियरिंग ऑफ द बिग फेस्टिवल, यानी वहाँ पर कोई फेस्टिवल मनाया जाता है एवरी 5 ईयर्स में। तो वहाँ जो लोकल डाइटी होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो जो वहाँ के मतलब जो प्रीस्ट होते हैं, जो हाई क्लास के लोग होते हैं, वहाँ पर जो है 20 विलेज के आसपास के, उसमें जो है 5 डे का इवेंट होता है, यानी उसमें इकट्ठा होते हैं। तो जो दलित कम्युनिटी होती है लोअर क्लास की, वो उन लोगों का पैर धुलती है। तो उन जो प्रीस्ट होते हैं वहाँ के, यानी कि प्रीस्ट एक तरीके से जो पंडित होते हैं ना, बेसिकली आपने पंडित कहा सुना होगा कि पंडित पूजा करवाते हैं, सारी सारी चीज़ें, तो उनके पैर धुलते हैं। तो उनमें तो जगमालपुर के लोग उनका ये सारी चीज़ें करते थे। तो एक रतनाम फैमिली है, वो भी यही सेम करती है। तो उनके फादर जो है रतनाम से कहते हैं, यानी कि रतनाम भी जाते हैं अपने उसके साथ, वो पढ़े लिखे होते हैं। जो वो 20 ईयर के होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते पास के किसी कॉलेज में। तो उनकी फैमिली, यानी कि उनके वो खड़े होते हैं, तो उनसे भी लोग कहते हैं कि तुम भी पैर धुल, तुम क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं मैं पैर नहीं धुलूंगा। तो वो कहते हैं नो फैथ इन दिस प्रैक्टिस, यानी मैं इस प्रैक्टिस पे विश्वास भी नहीं करता और मैं पैर भी नहीं धुलूंगा। तो लोगों का बेसिकली आप देखते हैं सबका ईगो हर्ट होता है, लोगों का भी ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने पैर धुलने से मना कर दिया। तो लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी और बेसिकली उनके जो अगल बगल की कम्युनिटी, यानी कि जो पर्सनल सोसाइटी के लोग थे, यानी रतनाम की जो ST कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो लोग इसका अपोज करने लगे कि क्यों पैर नहीं धुलेंगे। यानी बेसिकली उनको भी डर था कि ये लोग हायर क्लास के लोग हैं, हमको भी हमारे साथ मतलब कुछ अगेंस्ट करेंगे। तो इनके अगल-बगल के लोग डरे हुए होते हैं उन पावरफुल लोगों से, और जो है क्योंकि वो लोग उनके खेतों में काम करते हैं, उनके पास पर्सनली कुछ होता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं अगर खेत में हमें काम करने नहीं दिया जाएगा तो हमारे लाइवलीहुड का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है, तो रतनाम कहते हैं कि जो है अगर हम पैर धुलते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें फिर मंदिर में क्यों जाने नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या उस टाइम तो ये कहते हैं भगवान तुम नहीं ऐसा करोगे तो भगवान गुस्सा होंगे। तो ये कहते हैं कि जब हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं तो भगवान गुस्सा नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये तो लोगों ने जो उनके पावरफुल जो उनकी कास्ट है वो भी थोड़ा सा मतलब समझती है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है कि लोग भी इनके लिए मतलब सपोर्ट करते हैं। फिर एक एक रात को, यानी कुछ लोगों ने भी इस पर्टिकुलर, होता नहीं कि कोई एक लीडर टाइप से निकल के आता है सोसाइटी में, फिर कुछ लोग धीरे धीरे उसकी तरफ हो जाते हैं, फिर पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो फिर ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो प्रीस्ट लोगों ने उनका एक दिन उनके पूरा विलेज ही जला देते हैं। तो वो लोग भाग करके मतलब नियर बाई उसमें जाते हैं स्टेशन में, और वहाँ पर बताते हैं कि ऐसा ऐसा सारी चीज़ें हुई। तो पुलिस स्टेशन में पर्टिकुलर उस लॉ को, यानी कि लोगों से डरते, तो वो लोग भी जो है उनका कोई FIR नहीं लिखते हैं। तो फिर जो है तो ये बताते हैं कि वहाँ पर एक मतलब लॉ बना हुआ है, लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो वो कहते हैं इसके थ्रू एक वो लिखना होता है। बेसिकली जैसे आपने हरिजन एक्ट सुना होगा, उसी तरीके से ये एक बना हुआ है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में। तो ये बना हुआ है, उसके अंडर में इनका केस लिखा जाता है। तो यहाँ बात करें तो अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट कम आउट इन दिस सपोर्ट, इसकी सपोर्ट में यानी बहुत ज़्यादा फैमिली कोई आई नहीं। स्क्रेड दैट सिमिलर फेट माइट अवेट दम इन
इफ दे स्पोक आउट, यानी वो लोग डरते थे अगर कि इनके अगेंस्ट हम इनके सपोर्ट में कुछ बोलेंगे तो पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया एंड द, ये सारी चीज़ें होती है तो लोकल मीडिया उनके न्यूज़ को लेती है। बेसिकली आपने देखा है कि लोकल मीडिया तो वो तो एक तरीके से वो पेट्रोल कवर करती है, आग लगी है और पूरे में फैला देती है, उस तरीके से फैल जाती है। उसी तरीके से लोकल मीडिया सोशल मीडिया है, तो इसी तरीके से तब तो लोकल मीडिया होती है, वो ये सारी चीज़ें खबर में फैलाती है। तो उस गाँव में आते हैं और उनसे पूछते हैं दलित जो है, तो उसके बाद रिचुअल वाज कैल्ड ऑफ बट हिज फैमिली वाज फोर्स्ड टू मूव आउट एज दे कंटिन्यू टू बी अट्रॉसिटीज बाय द पावरफुल कास्ट एंड विलेज, जो है तो ये सारी चीज़ वो लोकल मीडिया आने लगती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको तो हर चीज़ों से डर लगता है। जब मीडिया आने लगती है तो उनकी फैमिली और डर जाती है और वो रत्नाम से कहती है ये सारी प्रैक्टिस फॉलो कर लो, क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये स्टोरी तो खत्म हो जाती है। मैं यहाँ बात करें तो रत्नाम sought द सपोर्ट ऑफ ला फाइलिंग द कंप्लेंट अंडर द अबव एक्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन दिस विलेज, यानी कि उसके अगेंस्ट इनका केस होता है, वो फिल होता है, उनका एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाता है। तो टोटल इस पर्टिकुलर स्टोरी का मतलब यही था, पर्पस ये था कि आपको शेड्यूल कास्ट एंड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 89 का ही बताना था, यानी कि इस एक्ट के थ्रू हो सकता है। और आपने पर्टिकुलरली हरिजन एक्ट तो आपने पर्सन सुना होगा, वही एक्ट ये लगता है। तो हरिजन एक्ट में होता क्या है, जैसे कि सेम चीज़ें हैं, अब तो थोड़ा सा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होने लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली कहा अगर लड़ाई झगड़े पे ये एक्ट्स नहीं लगेंगे, एक्ट्स तब लगेंगे जब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही बेस्ड पे कहा जा रहा होगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा होगा, तभी लगेगा। उसको अब्यूज़ किया जा रहा होगा पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड पे, तभी। नहीं तो ये केस अप्लाई नहीं होता, फिर उसके ऊपर जनरल केस अप्लाइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात कर ले तो दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड 89 में बना ही था। उसके बाद डिमांड मेड द दलित एंड अदर गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ दलित ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एवरीडे सेंस, यानी जो दलित कम्युनिटी यानी डेली का फेस करती है। बेसिकली आपने देखा ही होगा, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर माइनॉरिटी है तो उसको डोमिनेटेड यानी जो डोमिनेटेड कास्ट होती है उसको हमेशा एक्सप्लॉइट करती है। आगे हम बात कर ले तो सच ट्रीटेड हैड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हैड अक्वायर्ड अ वायलेंट करेक्टर इन द लेट 1970s 1980, यानी कि ये सारी चीज़ें जब 1970-80 में होने लगी तो ये लास्ट में एक्ट बनाया गया। यानी पर्टिकुलरली एक्ट तभी बनता है, यानी कोई रूल तभी पास होता है जब कोई उसके अगेंस्ट चैलेंज आता है। तो उसके पहले तो कोई लॉज होते नहीं, जब जिस जमाने की कोई चैलेंज होता है तो लगता है कि इस पर तो कोई रूल्स है नहीं, तो उसे पर्टिकुलर बनाया जाए, जैसे कि टेररिज्म का है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and instead the ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली, यानी कि इसमें यही रतनाम की तरह कुछ, यानी कि वो है कि पर्टिकुलरली उस कास्ट के लोगों ने इसे अपोज किया करने के लिए, तभी आया लाइक रतनाम रिफ्यूज, जैसे कि लोगों ने मना किया उस तरीके से उन लोगों ने भी मना किया, तो उनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, उनका एक्सप्लॉइटेशन करने लगे लोगों का। तो ये सारी चीज़ें तो उसके अगेंस्ट फिर लॉज आए। दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट एनालाइजिंग वायलेंस अगेंस्ट देम in the order indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner. Dalit groups demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalits and practice stringent punishment of those who indulge in them. यानी जो लोग इससे इंडल्ज होंगे उनको केस होता है, उनके अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर का उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है या कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जुर्माना दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके आगे थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स एंड डिमांडेड इक्वल राइट एंड फॉर देयर लैंड एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू द देम, यानी उनको भी इक्वली राइट्स है अपने लैंड पे, यानी कि जैसे पर्टिकुलरली हर पर्सन अपना लैंड पे जो भी अपना कल्टिवेशन करे वो सारी चीज़ें, या कोई लेबर वर्क भी करे तो उसका भी एक पर्टिकुलर डिग्निटी है उसके साथ करे, वो सारी चीज़ें इनको भी दी जा गई। उसके बाद बात करें तो उनके यानी रिसोर्सेज पे इक्वल राइट्स है, यानी कि जैसे सपोज दैट कोई रिवर्स है तो उसमें जितना नॉर्मल पीपल का है उतना ST/ST कम्युनिटी का भी राइट्स है। हम आगे बात कर लेते दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ
पावरफुल सोशल एंड ग्रुप्स वेयर आर सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ द वायलेंस, यानी जो पावरफुल सोसाइटी होती है वो अपने गुस्से को उनके ऊपर निकालती है, वो इनका वायलेंस करती है, सारी चीज़ें इसी अगेंस्ट से बना ही था। अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते लॉन्ग लिस्ट ऑफ द क्राइम्स सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल व्हेन द कंटेम्पलेट, यानी कि बहुत सारी लिस्ट में लंबा क्राइम्स होता है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ तभी बनता है जब उस पर लिमिट क्रॉस होने लगती है। आपने देखा ही होगा कि उस पर पर्टिकुलरली वो केसेस बढ़ते जाते तभी होती हैं। आगे हम बात कर ले तो द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट आल्सो लेट्स पीपल नो दैट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ, यानी कि थोड़ा यहाँ बात कर लेते तो इन द सेंस लॉस सच एज दीज सीक टू बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे एवरीथिंग एक्ट, यानी कि जो हम भी यही सोचते हैं कि यानी कि जो उसमें इंडल्ज है उसको प्रॉपरली पनिशमेंट दिया जाए, उससे जो उनका अगर उससे कुछ भी यानी कि उससे अगर वो हो गया हो मिसयूज, उन्होंने क्या कुछ गलती क्या हो तो उसका जो भरपाई होती कंपनसेशन भी उसी से दिया जाए। जैसे कि आपने रतनाम की स्टोरीज में देखा कि उनके पूरे विलेज को जला दिया गया, यानी बेसिकली आपने देखा होगा कि फायर लगने के बाद पूरा तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो भी उसका कंपनसेशन उनसे दिया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ बात कर ले तो एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ द क्राइम, यानी कुछ लेवल्स बनाए। जैसे फर्स्ट में देखा जाए, फर्स्ट लेवल है कि जिसमें मोड्स ऑफ द ह्यूमिलिएशन, यानी अगर किसी पर्सन का ह्यूमिलिएशन किया जाता है यानी कि इस तरीके से उसकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। आगे बात करें तो बोथ फिजिकली हॉरिक एंड मोरली रिप्रेंसिबल सीक्स टू पनिश दोज हु force a member of scheduled caste scheduled tribes to drink or eat any inedible or the obnoxious substance, यानी किसी भी पर्सन को जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी ना खाने पीने वाली चीज़ें हो तब भी खा पी ले, उसको फोर्स नहीं किया जाता। उसके आगे बात कर लें तो फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ फॉर द पर्सन ऑफ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नेक्ड परेड्स होता है उसको फोर्सफुली नहीं कराया जा सकता कि यानी इनके कपड़े निकलवा करके परेड किया जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर मणिपुर में देखा था कि जो कुछ नेक्ड परेड करवाया गया था, तो ये सारी चीज़ें यानी कि वो भी इनकी डिग्निटी को वायलेट करना हुआ, यानी आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। आगे सेकंड पे बात कर ले तो एक्शन दैट डिस्पोजेज दलित आदिवासी ऑफ देयर मेजर रिसोर्सेज आर विच फोर्स देम इनटू द परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, यानी कि जो स्लेव लेबर के अंडर हम लोग वर्क कराते हैं, नहीं मीन्स जो भी कुछ लोग होते हैं ना स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, SC ST यानी जो कि बिल्कुल लोअर क्लास होती है उनको एज लाइक स्लेव ट्रीट करते हैं, यानी कि उनको पैसे तो कम देते हैं, पैसे देते भी नहीं, उनको एक तरीके से अपना फोर्स वर्क कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें कोई डिस्पोज करता है। आगे बात करें तो एक्ट सेट्स आउट टू पनिश एनीवन, यानी जो सारी चीज़ें करता है रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज आर द कल्टिवेट्स एनी लैंड owned by a allotted to member of the scheduled caste and scheduled tribes or gets the land allotted to him the transferred, यानी कि कुछ लोगों का यानी कि ये भी रोकता नहीं कि किसी का अगर इन्फोर्स करके ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन को ले लिया गया हो, रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज कर लिया गया हो कल्टिवेशन ज़मीन को, तो वो भी एक तरीके से रोकता है, यानी कि ये इसके अगेंस्ट भी केस है, यानी कि ये वही उसी के केस के अंडर आता है, उसमें भी लोगों को सजा होती है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो यानी कि जो अगर SC या ST कम्युनिटी के बेस्ड जो भी ने वो लैंड होगी उनके नाम पर, वो कोई जनरल कैटेगरी का पीपल या फिर OBC भी नहीं ले सकता है, यानी कि OBC जो कैटेगराइज्ड पीपल है उसको सिर्फ SC ST ही खरीद सकता है, उसको नॉर्मल पीपल नहीं ले सकता है, ज़मीन खरीद भी नहीं सकता है। तो यानी कि इसका रीज़न ये है कि वो यहाँ से इन्फोर्स करके खरीदा जाता है, डरा धमका के वहाँ करके सिर्फ उसको हाँ या ना ही तो कहना होता है, तो यानी एक तरीके से फोर्सफुली भी करवाया जा सकता है इलीगल, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली बैन ही है कि अगर SC ST कम्युनिटी की जो लैंड होगी वो नॉर्मल पीपल यानी जनरल कैटेगरी का पीपल उसे परचेज नहीं कर सकता है। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो अदर एट अदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज द क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर ऑफ द स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज एनीवन, यानी कि अब वीमेंस के अगेंस्ट भी है, यानी उसको भी पेनलाइज किया जाएगा। अजल्ट आर यूजेस फोर्स ऑन द एनी वीमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंटेंड डिसऑनर, यानी किसी भी वीमेन का आप डिसऑनरफुल रिस्पेक्ट यानी उसका एक तरीके से मतलब डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी जो है उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि एक स्टोरी है स्कोर्ज ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिन, यानी कि हाथ से वो सफाई करने वाली मैनुअल, यानी कि आदमी का ही कहा गया, जैसे इस फोटो में आप देख ही रहे हैं मैनुअल स्कंजर, यानी कि
जो एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है या जो है, या फिर ऐसे ही देखिए तो यानी कि कुछ भी जो एससी कम्युनिटीज़ बिलोंग करती हैं, तो उनको वहाँ पर देखा गया कि यानी मैनुअल स्कवेंजर में यानी कि कुछ वीमेंस या गर्ल्स को फोर्स किया जाता है कि जो ड्राई लेट्रिन्स होती हैं हाथ से साफ़ करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश में ये स्टोरी रियल में है। वहाँ पर सफाई कर्मचारी आंदोलन स्टार्ट हुआ वहीं से। वहाँ कुछ लोगों को जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाई जाती थी, वो जो कि 13 लाख पर्सन्स थे दलित कम्युनिटी के। तो जिन जो इसमें एम्प्लॉयड थे, तो उसमें 96 लाख प्राइवेट भी लोगों का इन्वॉल्वेशन था, जो कि ये सारी ड्राई लैट्रिन्स यानी पहले होता था क्या कि इस तरीके से जो आज एक तरीके से जो सिस्टमैटिक आप टॉयलेट्स देखते हैं उस तरीके से नहीं था। तो वो पहले गंदगी मचा मतलब साफ़ कर दिया जाता था, उसका उसे आदमी के द्वारा उसे साफ़ करवाया जाता था। यानी सेल्फ तो करते नहीं थे, तो पर्टिकुलरली किसी एससी कम्युनिटी के से बिलोंग करने वाले पीपल को फोर्स करके करवाया जाता था। अब बेसिकली दूसरी बात है कि वो अनएम्प्लॉयड होते थे, वो बिल्कुल डिप्राइव्ड होते थे, तो वो पॉवर्टी यानी इनकी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट भी करते थे। उसके आगे हम बात कर लें तो स्क्वेंजर्स यानी मैनुअल स्क्वेंजर्स आर एक्सपोज्ड सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हजार्ड्स, यानी ये सारी चीज़ें करने से उनको हेल्थ हजार्ड्स भी फेस करना पड़ता था, जैसे कि इसमें जो है दियर आइज, स्किन, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती थी। बेसिकली आप देखते हैं कि जैसे कि ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया मत जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होगा। तो ये सारी चीज़ें वो फेस भी करते थे। दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर द वर्क एंड दे परफॉर्म, यानी बहुत कम उनको वेज दिया जाता था, लेकिन ये जो है ड्यूटी करवाई जाती थी उनसे। आगे हम बात कर लेते हैं अर्बन म्यूनसिपालिटीज अर्न 30 to 40 पर डे, यानी 30 से 40 रुपए मैनुअल जो अर्बन म्यूनसिपालिटीज थी वो दे करके करवाती थी, यानी प्राइवेटली आदमियों को जो है हायर किया जाता था, उसके बाद उनसे करवाते थे। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें। as you have read earlier in this book, यानी कि आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये अबॉलिश किया गया अनटचेबिलिटी। तो वहाँ हम बात कर ले तो मैनुअल स्क्वेंजर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसमें भंगीज इन गुजरात, यानी कि कुछ एरिया वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया, उनके नाम से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे भंगीज इन गुजराती, गुजरात में इनको भंगी कहा जाता है। उसके आगे हम पाखीज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से पाखी कहा जाता है। आप सिक्लियर्स इन तमिलनाडु में कहा जाता है। ये सारी चीज़ें ना अनेक तरीके से इनके साथ अनटचेबल होता था, इनह्यूमैनिटी बिहेव किया जाता था। आगे थोड़ा सा बात कर लें तो दे ऑफन लिव इन सेपरेट सेटलमेंट, यानी ये आउटस्कर्ट है, यानी बिल्कुल हाशिया यही हुआ, यानी कि जो पर्टिकुलर ये सोसाइटी वहाँ से थोड़ा सा दूर ये लोग रहते थे। आगे हम बात कर ले तो दे हैव ऑफन लिव, यानी सेपरेट बिल्कुल, यानी थोड़ा सा गांव से बाहर या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से थोड़ा सा दूर पे रहते थे। जब ज़रूरत पड़ती थी तो इनको बुलाया जाता था। आगे बात करें तो जो है ये बहुत चीज़ें भी फेस करते थे। यहाँ पर बात करें तो मैनुअल स्क्वेंजर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यहाँ बात कर लेते हैं 1993 की। तो यहाँ गवर्नमेंट पास किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, यानी 1993 में एक एक्ट पास किया, यानी गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर जो है लॉ बना दिया, जिसका जो भी इसका यानी कि वायलेट करता है उसको पर्टिकुलरली पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें जो है यानी कि ड्राई लैट्रिन्स जो बनाते थे, यानी बताया नहीं कि पानी का लैक ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, जो वाटर स्कैर्सिटी के लिए ये लोग जो है ड्राई लैट्रिन्स बनाते थे, उसमें अपना यूज़ करते थे। उसके बाद मैनुअल स्क्वेंजर से इसे क्लीन करवाते थे। इसका अभी तो करंट में जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन, तो ये 0.2 चल रहा है, मीन 2.0 चल रहा है, सॉरी। तो जिसका पर्पज़ है ODF प्लस गाँव बनाना, ODF प्लस, इसका मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, प्लस मतलब जो है ऑलवेज के लिए। जो है एक तो पहले था कि ODF ही था सिर्फ, यानी कि एक बार क्लीन हो जाए, लेकिन इसका प्लस का मतलब ऑलवेज के लिए हो जाए, इसमें बार बार वो सारी चीज़ें इशूज़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो उसी का यानी कि एक तरीके से जो अपडेटेड पार्ट है, यानी कि वो सारी चीज़ें रोकने के लिए, यानी कि कोई भी लॉज बनते हैं तो वो एक दिन में इतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते हैं, उससे वो ग्रेजुअल चेंजेस आता है, एक दिन में सडनली नहीं होता है।
तो इस तरीके से उस पे वर्क किया जाएगा पर्टिकुलरली, तभी होगा। तो जिसमें हम इसमें बात कर लेते हैं, तो दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्पंजर्स एज द वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, यानी ये सारी चीज़ें रोक दी गई। और 2003 में बात करें तो सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ, जिसमें 13 अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग 7 स्पंजर्स फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज की गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी। तो हुआ जो है, यानी कि यहाँ थोड़ा सा बात कर लें यहाँ, तो द पिटिशनर्स सॉट एनफोर्समेंट ऑफ दियर फंडामेंटल राइट्स, यानी जो पिटिशन फाइल किया उन्होंने देखा इनके फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से वायलेशन होता था, बिकॉज ये डिग्निटी ऑफ लाइफ यानी आर्टिकल 21 के अंडर में जो है एक, यानी आर्टिकल 21 का ये वायलेशन कर रही थी। तो उसके आगे हम बात कर ले, डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द फैक्ट विद इन 6 मंथ, यानी ये विद इन 6 मंथ में ये सारी चीज़ें हुई और पर्टिकुलरली ये लॉ बन के आया। और इफ मैनुअल स्पंजिंग वाज द फाउंड टू एग्जिस्ट देन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ टू एक्टिवली टेक अप अ टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर देयर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मैंने जब कि आपको बताया कि यानी कि ये सारी चीज़ें मेंटेन सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पे अपना प्रोग्राम लाती रही और जो है इनिशिएटिव लेते रहे, इसके थ्रू ये सस्टेन करे। जैसे कि जो है मैंने आपको बताया ये स्वच्छ भारत मिशन से तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, यानी हर तरफ स्वच्छता, ये यानी कि ये इसका सिंबल भी आपने देखा होगा ऐसे गांधी जी का चश्मा। तो यहाँ पर स्वच्छ एक कदम स्वच्छता की ओर इसका स्लोगन है, जो कि ये दिखाता है यानी कि आपको सफाई करना भी ज़रूरी है, यानी कि ऐसा नहीं है कुछ चीज़ों में मैं भी आपको सजेस्ट करूँ तो ऐसा नहीं कि आपने पर्सनल गंदगी मचाई है उसके बाद दूसरे पे फोर्स किया जाए कि वो साफ़ करे। नहीं, आपने अगर गंदगी की है तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि आप उसे साफ़ करें। पहली बात तो आप ऐसा काम करें नहीं, आपको वो सारी चीज़ें वो जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करें। वो पर्सनल वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आ जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपको ऑलवेज इन्फोर्स करता रहे। तो ये सारी चीज़ें, अब थोड़ा सा आदिवासी डिमांड पे भी बात कर लेते हैं। 1989 में एक वो एक्ट आया था। तो 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द अनदर रीजन आदिवासी एक्टिविस्ट रिफर टू द डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड एंड वाज ट्रेडिशनल देयर, यानी जो उनका ट्रेडिशनल लैंड था उसको जो है इन्फोर्स करके यानी कटवाया जा रहा था। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और जो है जैसे आप देख रहे कट रहा था तो वहाँ प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद इसके अगेंस्ट भी लॉज बने और जिसके लिए इनका फॉरेस्ट को जो है डिफॉरेस्टेशन करने से रोका गया पर्टिकुलरली, क्योंकि एसटी यानी जो एसटी कम्युनिटी जो दलित वो होता है ना कि कुछ कैटेगरी आदिवासीज होते हैं वो विलेज एरिया में नहीं, वो फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं। तो उनका एक तरीके से इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है जो कि वायलेट हो रहा था। तो यहाँ आते हैं और वहाँ से यानी डिफॉरेस्टेशन करने का मतलब उनको फोर्सफुली इनको रिहेबिलिटेट यानी वहाँ से हटाया जा था, रिप्लेस किया जा रहा था। तो यहाँ बात करें, दे हैव आल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट मेयरली कन्फर्म दैट द ऑलरेडी बीन प्रॉमिस टू ट्राइबल पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक तरीके से प्रॉमिस किया है लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और द ब्रॉड बाय नॉन ट्राइबल पीपल, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो ट्राइबल रीजन का उसे किसी नॉन ट्राइबल पीपल को बेच नहीं सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं। सारी चीज़ें एक तरीके से रूल्स के अंदर दी गई। तो सी के जानू जैसे कि एक स्टोरी है, एन आदिवासी एक्टिविस्ट हैज़ आल्सो पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वायलेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीड टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट इन द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इट is they who allow non-tribal encroachers in the form of the timber merchant paper mills यानी etc to exploit tribal land and to forcefully evict tribal people from their traditional forest in the forest of the declaring forest as reserve in the sanctuaries, यानी कि ये सी के जानू है, इन्होंने आदिवासी के लिए प्रोटेस्ट किया। इन्होंने रोका कि ये डिफॉरेस्टेशन न किया जाए, नहीं पेड़ों को ना काटा जाए जो पेपर मिल के लिए जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो है उनको एक तरीके से सेंचुरी मीन्स अलाउ किया जाए, एक तरीके से परमिट किया जाए। सेंचुरी का मतलब होता है वहाँ पर जो भी एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो उसमें होती है उसको सेव करने के लिए। आगे बात करें तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड, यानी कि ये सारी चीज़ें जो रूल्स बनने लगी उसके बाद गवर्नमेंट ने स्पेंड किया लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुत सारे पैसे खर्च किए। उसके बाद ऑन द बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑन लैंड टेकन फ्रॉम ट्राइबल्स सो
शुड दे बी रिलेक्टेंट टू द इसमें, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे खर्च किए। उसका एक आपको बेसिकली मैं बताऊँ, फॉरेस्ट ये तो बहुत थोड़ा पुराना एक्ट है, 2000 जो भी रिसेंटली वो किया जाता है, तो फॉरेस्ट एक्ट 2006 का है, सॉरी इसको किया जाता है फॉलो, 2006 है। ये पर्टिकुलरली सबको रूल्स वो देता है कि यानी किसको यहाँ पर वो ज़मीन मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, ये रियल में फॉलो होता है फॉरेस्ट एक्ट 2006 का, जो कि अमेंडमेंट का टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया जाता रहता है। वो उसके अंडर में आता है कि लोगों को, यानी जो वहाँ के आदिवासी हैं उनको, यानी इनका कितना राइट्स है, उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन में कितना कर सकते हैं, कितना नहीं, ये सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व है कि अगर कोई भी पर्सन फॉरेस्टेड लैंड यानी डिफॉरेस्टेशन करता है, यानी पेड़ों को कटवाता है पर्पज ऑफ इंडस्ट्री या एनीथिंग, तो वो उसको उतना ही पेड़ लगा के देने होते हैं, मैक्सिमम से दूना शायद पेड़ लगा के देना होता है, ऐसे कुछ करके कुछ एक गाइडलाइन दी गई है जिसको प्रॉपर फॉलो करना वो बाइंडिंग है। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट के जो आदिवासी हैं इनके भी यानी राइट्स का वायलेशन ना करने के लिए इनके भी रोका जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनके राइट्स को। वहाँ पर जो भी 75 ईयर से ज़्यादा से रह रहे हैं उनकी लैंड को इनक्रोच नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो हम टाइम टू टाइम इसे पढ़ते रहेंगे, इतने से तो जो है बहुत ब्रीफ में नहीं है। और तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब थोड़ा सा हम ग्लोसरी पे बात कर लें, यानी कुछ स्टोरी यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उस पर बात कर ले। तो एन असर्टिव पर्सन और ग्रुप वन दैट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड दियर विप्स स्ट्रांगली। असर्टिव मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि पर्टिकुलरली अपने व्यू पॉइंट को जो है फोर्सफुली रख सके। उसके आगे हम कन्फ्रंट पे बात कर ले, तो कम फेस टू फेस फॉर अ चैलेंज समवन और समथिंग, यानी कन्फ्रंट का मतलब सामने सामने ऐसे ही, यानी कि कोई पर्सन अपने जो है अपने प्रॉब्लम्स को सामने सामने मतलब बात कर सके, किसी से डील कर सके, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर में जो दिया गया कन्फ्रंट मार्जिनलाइजेशन यानी मार्जिनलाइजेशन है, उसके जो चैलेंजेस क्या है उस पर बात की गई है। ऑस्ट्रासाइज बात कर ले, तो इट मीन्स एक्सक्लूड और बैनिश ऑन द इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो एक्सक्लूड कर दी गई है। जैसे इसमें SC/ST कम्युनिटी का अट्रॉसिटीज़ एक्ट है, तो उसमें यानी कि उसको जो एक तरीके से एक्सक्लूड है उसके लिए बात की गई है, यानी सोसाइटीज़ बाइकआउट कर दी गई, यानी सोशल बाइकआउट ये लिखा गया है। इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी फैमिली को। अब मोरली रिप्रेहेंसिबल में बात कर लें, तो इट रिफर्स टू द एक्ट दैट वायलेट्स ऑल नॉर्म्स ऑफ द डिसेंसी एंड डिग्निटी दैट सोसाइटी बिलीव्स, यानी कि जो है कुछ ऐसे यानी कि नॉर्म्स का वायलेशन हो जिसमें लोगों को विश्वास हो, यानी कि लोगों का एक तरीके से जो डिग्निटी को अफेक्ट करती हो। और आगे हम थोड़ा सा बात कर ले, तो पॉलिसी मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस को कहा जाता है, यानी फ्यूचर प्लान्स गोल्स को व्यू पॉइंट में रखते हुए गाइडलाइंस फॉलो करना, ये सारी चीज़ें हैं पॉलिसीज बनी। तो इस तरीके से हमने एक चैप्टर आज ये कवर कर लिया, लास्ट चैप्टर में हम कल बात करेंगे। और इसके थ्रू आपको एक तरीके जो है सोशल एक वो क्या कह सकती हूँ मैं, आप एक सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट्स हैं, तो उसके साथ आपको फॉलो करना है। सोसाइटी में जो भी टर्मोइल क्रिएट होता है, रेडिकल नहीं होना है, सब कुछ बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यानी कि सबका राइट्स इक्वल है। ये है कि किसी किसी के लिए हाँ एक्सेप्शन पे थोड़ा सा बात कर ले, तो एक्सेप्शन का मतलब है जो भी पर्सन बिल्कुल उस कैटेगरी से नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि उसको उतने पर्सनल वो जो मीन्स नहीं मिले हैं, साधन नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, तो इसलिए उसको सोसाइटी में जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए किया गया है। अब थोड़ा सा आपको अगर तो बताएं, यानी कि कोई भी पर्सन है वो यानी कि यहाँ वो अपने छत पर से खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा है, तो उसकी पतंग यहाँ तक गई और दूसरा पर्सन यहाँ पर खड़ा है ज़मीन पर के यहाँ खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा है, तो उसकी पतंग यहाँ तक गई, तो किसकी पतंग ज़्यादा ऊँची हुई? आप कहेंगे इसकी। बट अगर उसकी पतंग यहाँ तक गई तो जो है यानी इसके बराबर गई, तो एक तरीके से देखने में तो बराबर लग रही है, आपको लग रही है मेरे बराबर आई है, बट होता क्या है कि वो इतने नीचे से नहीं उड़ा रहा। तो उसी तरीके से जो भी कम्युनिटी उसको इक्वल अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं उस तरीके से इम्प्रूव करने को अपने आप को, अगर वो थोड़ा सा आगे निकलना चाहता है, तो हमें उसे पुश करने की ज़रूरत, उसे पुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर ली। और आप एक इंडियन सिटीजन हैं, तो आपकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ को भी, यानी कि जैसे किलास्की ने कहा है कि राइट इंटीग्रेटेड विद ड्यूटीज़, यानी कि वो इंटीग्रेट है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिक्स हैं। यानी कि अगर राइट्स और ड्यूटीज़ को देखा जाए तो वो ऐसे हैं बिल्कुल, यानी कि अगर राइट्स को अपने अच्छे से जानते हैं तो आपको ड्यूटीज़ को भी अच्छे से जानना है। ये सारी चीज़ें हमने बात की और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।
जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी इशूज़ हो, चैप्टर से रिलेटेड हो या पर्सनल कोई भी इशूज़ हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, जो भी हो तो आप पर्सनल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। उसके साथ हम बात करें तो इससे बारे मैंने चैप्टर हिस्ट्री भी इसी पे कवर की है। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में वीडियो लाती रहती हूँ, तो वो भी देखिए। उसके साथ आप मेहनत से पढ़िए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।